एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतजाज करने का। पहले जम्मू और अब श्रीनगर। पहले जो वर्कर्स हैं उनके बच्चे भी और अब खवातीन भी। जी हां, जम्मू हो या श्रीनगर या फिर कोई और भी शहर, हर जगह अब डेली वेजर्स सड़कों पर नजर आते हैं। वो बिल्कुल एक चेन के तौर पर, सीरीज के तौर पर वो लगातार अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वो मुजाहिरे कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार को उसके वादे याद दिला रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, सरकार हमें बस टाल मटोल का रवैया अख्तियार करके हमें गुमराह कर रही है। उनका कहना है कि सरकार, कौन सी सरकार? इनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार डेली वेजर्स के रेगुलराइजेशन के बारे में जल्द से जल्द फैसला ले, कोई ताखिर नहीं। आपको याद होगा तकरीबन 6-7 महीने पहले इनका आंदोलन काफी उग्र हुआ था। तब यह बात आई थी कि एक सब कमेटी बनाई जाएगी, सब कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द फैसले ले लिए जाएंगे। लेकिन अब सब कमेटी और उसके बाद की बातें भी आ गई हैं। यहां तक कि बजट सेशन में खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि डेली वेजर्स को रेगुलेशन करने का जो वादा है वो भी पूरा किया जाएगा, उसका भरोसा दिलाते हैं। लेकिन लोगों की जिस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन जारी है, डेली वेजर्स की, ऐसा लगता है कि सीएम के भरोसे का इन्हें इत्मीनान नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKL प्राइम डिबेट। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। एक रेगुलराइजेशन का, दूसरा ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन का। बाकी हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर एहतजाज करने का। तो पहले जम्मू और श्रीनगर। जी, आज जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्रीनगर की सड़कों पर आज भारी तादाद में डेली वेजर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। दरअसल परमानेंट नौकरी की मांग को लेकर डेली वेजर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों में जम्मू में भी बड़ी संख्या में डेली वेजर्स ने सड़कों पर प्रदर्शन किया था और अब श्रीनगर में भी वर्कर्स ने यह मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जिस दिन असेंबली में बजट पेश हुआ था, उस दिन अपने बयान में वजीर आला ने डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का भरोसा दिया था। बावजूद इसके डेली वेजर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। तो क्यों? सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर क्यों ये अपने इस धरने को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, क्यों ये प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ होंगे RS पठानिया, बीजेपी के MLA। हमारे साथ तौसीफ शाह होंगे, सीनियर PDP लीडर। जावेद हसन बेग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA। सनी कांचिब, डेली वेजर के लीडर हैं। और हमारे साथ सज्जाद परे भी हैं, जो EJAC प्रेसिडेंट है। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए, मुझे लगता है RS पठानिया इस वक्त हमारे साथ हमें नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। सज्जाद, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हो तो हमारे पास, चूंकि जो कहते हैं ना कि इक़्तिदार, यानी इक़्तिदार से जुड़े अच्छे खासे लोग यहां मौजूद हैं, तो आपकी बात वो सुनेंगे भी, समझेंगे भी और हो सकता है कि उस पर बहुत जल्द फैसला भी कुछ आ जाए। तो जावेद हसन बेग साहब मौजूद हैं, मैं उनकी इजाजत से, चूंकि काफी सीनियर लीडर है वो, मैं सज्जाद आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जल्दी से मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आखिर आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, जबकि वजीर आला ने असेंबली में इसके ताल्लुक से खुद बयान दिया है। आपकी खिदमत में सलाम और जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी खिदमत में मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में मामला ये है कि वजीर आला साहब ने डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से जो परसों बजट तकरीर में ऐलान किया था कि हम रेगुलराइज करने जा रहे हैं, लेकिन रेगुलराइजेशन के हवाले से ये नहीं कहा गया कि इसमें वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो यहाँ के कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, या ये उसमें ये नहीं कहा गया है कि जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जिंदगियों का नजराना पेश किया, जो पिछले 25-30 बरस से काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा, जो आप रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच रहे हैं या जिन्होंने रिटायरमेंट आप ले ली है या जो रिटायर होने जा रहे हैं, उनके हवाले से इसमें नहीं कहा गया है। ये भी नहीं कहा, इसकी चीज की वजाहत नहीं की गई है कि जो कमेटी का रिपोर्ट पेश कब होगा
और इसमें कितने फेज होंगे। जो फर्स्ट फेज रेगुलराइजेशन का हो जाएगा, जो लोग रह जाएंगे जिनको वेट करना पड़ेगा रेगुलराइजेशन का, तो उनको कौन सा मिनिमम वेज दिया जाएगा, लद्दाख की तरफ पर या जी जो हमारे दिल्ली में इस वक्त 26 सितंबर 2025 को लागू किया गया था, जी उनके हवाले से वो मिनिमम वेज यहाँ पे लागू होगा या नहीं होगा, इन चीजों की हम वजाहत चाहते थे। लेकिन सरकार इस चीज को लेके वजाहत नहीं कर रही। अगर सरकार की नीयत दुरुस्त है, नीयत साफ है, तो हमारे जो शक शुबहात है, जो हमारे तहफुजात है, जो हमारे खदशात है, सरकार को चाहिए वो क्लियर करे। क्योंकि हम पिछले 94 से लेके आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं। इस हवाले से इस सरकार ने 2009 में भी एक कमेटी बनाई थी, उसने अपने रिकमेंडेशन दिए, उसने एक रिपोर्ट पेश किया जो सियासत की नजर होगी। और इसके बाद पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने भी एक एसआरओ इस हवाले से लाया, उस पर भी अमल नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी एक कमेटी तश्कील दी, उसने भी एक रिपोर्ट पेश किया। सबने इसको इंसानी और समाजी मामला करार दिया। ओके सज्जाद साहब, आप हमारे साथ बने रहे, चूंकि हमारे साथ अच्छा खासा पैनल है, मुझे सबके पास बारी बारी से जाना है। आपकी बात अभी सुन ली गई है और हम फिर आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल जल्दी से जरा सनीकांत शिव जी, आप भी छोटा सा इसलिए बयान दे दें कि हमारे साथ मैंने बताया आपको कि सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एमएलए हसन बेग साहब मौजूद हैं। सनी साहब, छोटा सा मैं जानना सिर्फ ये चाहता हूं कि जब वजीर आला खुद असेंबली में इस बाबत बयान दे रहे हैं, वजीर सेहत, वजीर तालीम वो इस बारे में बयान दे रही हैं, फिर भी आप लोग सड़कों पर आखिर क्यों हैं? देखिए, सभी पैनलिस्ट को और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमें सीएम साहब पे अब भरोसा नहीं रहा। जो वादे उन्होंने पहले किए थे और इलेक्शन जीतने के बाद जो उनके अभी वादे या उनकी बातें हो रही हैं, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही। जो उन्होंने कहा था, लोगों को आश्वासन दिया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं किया, जिसके चलते आज हमारे अंदर आक्रोश है। और मैं इनको नहीं कोसूंगा तो किसको कोसूंगा? 2014 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस लगना बैन हो गए थे। 2014 के पहले जितने भी डेली वेजेस लगे हैं वो इन्हीं सरकारों की वजह से लगे हैं। और आज जब कोसने की बारी आती है और खुद को अपने आप में बताते हैं कि आईने के अंदर हम साफ हैं, अरे आप लोगों ने लगाए हैं और आज आपकी सरकार बनी है, पक्के भी आप लोग ही करेंगे, जहां हमारे पैसे और वेजेस भी आप लोग ही बढ़ाएंगे। जब आपने लगाए हैं तो फिर आज क्यों उसको अनदेखा करते हो? ठीक है। आज असेंबली के अंदर बजट सेशन के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, ये आज से नहीं है, पिछले 20-25 साल से खेला जा रहा है। और जब भी इलेक्शंस का एजेंडा होता है तो डेली वेजेस को बलि का बकरा बनाया जाता है कि आप आगे आइए, आप हमें वोट डालिए, हम लेकिन एक मिनट, हर सरकार ने हमें सनी साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि जब आप खुद ये कह रहे हैं कि 10-15 वर्षों से 10-20 वर्षों से ये आपके साथ हो रहा है, तो आप 10-15 वर्षों तक आपका सब्र जो है वो आपके साथ रहा और अभी 1 साल में आपका सब्र आपका दामन छोड़ रहा है। देखिए, इन्होंने तारीख पे तारीख देना शुरू कर दी, अगले साल करेंगे, इस साल करेंगे। हमारी सरकार बनाते ही हमारे पास ब्यूरोक्रेसी हावी है, हमारे पास सरकार नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, जब सरकार में ला सकते हैं। और इनके पास डाटा पिछले 30 साल से नहीं है, जो हर बार डाटा इकट्ठा करते रहते हैं। और सरकार ने अपना वो एजेंडा अपना लिया, वोट हमसे ले लिया, हमें सरकार में ले आए और सरकार में लाने के बाद फिर से लिंगरान किया जा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट बन गई है, कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, वो पिटारा आज तक नहीं खुल रहा, वो बंद पड़ा हुआ है। हम 26-27 में करेंगे, 27 के बाद 28-29 में करेंगे। इसी तरीके से अपनी जो है टाइम पास निकालेंगे। इनके मंत्री आज जो है हर डिपार्टमेंट में जाके एक एक रजिस्टर चेक करते हैं, तो हमारा डाटा नहीं इनको मिला आज तक हमें बेवकूफ बनाया। ये सब्र का बांध आज टूटा है। चिंगारी जम्मू कश्मीर में लगी है तो आग में जुलूसना इनको भी पड़ेगा। और ठीक है, ओके सनी साहब, आप हमारे साथ बने रहे, फिर आपके पास आते हैं। सीधे रुख करते हैं जावेद हसन बेग साहब का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, सीनियर लीडर हैं, काफी तजुर्बेकार है। जावेद हसन बेग साहब, आपका इस्तकबाल। और आपने अभी सुना, अच्छा पठानिया साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पठानिया साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में, इस्तकबाल। जावेद साहब, अभी आपने सुना, आपने खबरें भी देखी होंगी, सुनी भी होंगी, जम्मू में जोरदार आंदोलन हुआ, तहरीक चली और श्रीनगर में भी आज प्रोटेस्ट हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर इन्हें वजीर आला का या उसके बाद वजीर तालीम का भी बयान आया था, तो अब चूंकि वजीर आला ने खुद कह दिया तो वजीर तालीम की बात हम करना बेमानी है, बट फिर भी इन्हें क्यों यकीन नहीं हो पा रहा है जावेद साहब? देखें जी, मैं आपके कहने पे आया हूं, मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं एक एमएलए हूं। मेरे एक असेंबली मेंबर होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि ये जो एक इंतहाई हिसास और पेचीदा मसला है डेली वेजेस का, ये इनके
इज्जत और विकार के साथ इनके रोजगार का मसला है। इन लोगों ने काम किया है, ये लोग काम करते हैं। इनके जितने मुतालबात भी हैं, इनमें से कोई एक ऐसा मुतालबा भी नहीं है जिसको नाजायज कहा जाए। इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मेहनत से ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जी। मैं ये समझता हूं कि इनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ है, और एक सियासी वर्कर होने के नाते मुझे बड़ा अपनी जगह एक कोफ्त होती है, एक दुख और तकलीफ होती है। मैं देखता हूँ इन लोगों को, इनकी वजह से पानी मैसर होता है, इनकी वजह से बिजली मैसर होती है। यही सारे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। ये कुर्सियों पे बैठने वाले लोग नहीं हैं। इनकी वजह से जिंदगी कायम और दायम रहती है, चलती है, रवा रहती है। इसलिए जो गुस्सा और दुख जिसका इजहार मेरे इन दोनों भाइयों ने किया, तो ये बजा है। इनकी फैमिलीज हैं, इनमें से कई ऐसे होंगे जो बुजुर्गी की उम्र को पहुंच गए और एक खस्ता हाली और पुरसान हाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये गुस्सा जो है ये कम है, जितना हक है इनको गुस्से का, उसके मुकाबले में ये अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पा रहे। तो मेरे सिर्फ गवर्नमेंट से मेरी भी ये दरख्वास्त है कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो भी फैसले करने हो, भले वो क्यों ना टफ डिसीजंस क्यों ना लेने पड़े गवर्नमेंट को। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये मेरे दोस्त पठानिया साहब भी यहाँ हैं। अगर हम आपस में सियासत करते रहेंगे तो ये जो आम आदमी है, इसको सियासत मेरी और पठानिया साहब की सियासत से अगर इस आम आदमी को, इस मजदूर और मेहनतकश तबके को कुछ मिलता नहीं है, तो फिर मेरी और इनकी सियासत करने का मकसद ही फौत हो जाता है, खत्म हो जाता है। बड़े टफ फैसले करने पड़ते हैं जमातों को। देखें, जब ये हुकूमत बनती है तो इसके पास वसाइल होने चाहिए। वसाइल मुहैया करने के लिए कुछ टफ फैसले करने पड़ते हैं। कई लोगों के पास पैसा होता है, उनसे पैसा वसूल किया जाना चाहिए, और जो इनके जिम्मेदारियां उनके हवाले से गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। और हम इनकी बात करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये मुझे अपना दुश्मन न समझे। मैं ये कहता हूं कि मैं हाथ जोड़ के इनके सामने खड़ा हूं और मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि एक एमएलए की हैसियत से जो भी मेरी जिम्मेदारी होगी इनके हवाले से, मैं अपने ईमान को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। चलिए, मैं आपने जो कुछ कहा, इससे पहले छोटा सा एक रिएक्शन पहले दोनों से ले लेते हैं जो सीधे इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सनी खान चीफ और सजाद परे। सजाद साहब, आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं जावेद हसन बेग साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, सीनियर लीडर, और आपको क्या लग रहा है? सुनने के बाद क्या लग रहा है, क्या तासुर है आपका? से बाहर भी हमारी मुकालत की है, और मुझे इनका एक जुमला याद है कि जुल्म पे रियासत कायम नहीं रह सकती है। तो वो तकरीर उन्होंने बड़ी अच्छी खासी की थी मुलाजमीन के हवाले से, और मुलाजमीन के दुख दर्द को बयान किया था। लेकिन मसला यहाँ पे 61,000 खानदानों का है, 61,000 फैमिलीज का है जो पिछले कई बरस से तरस रहे हैं। अगर सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज को लाया और यहाँ के 4.5 लाख मुलाजमीन और 3 लाख पेंशनर्स और 61,000 आरजी मुलाजमीन, उनके फैमिलीज ने, अफराद खानदान ने, उनके रिश्तेदारों ने उस इलेक्शन मंशूर को देखकर वोट दे दिया, तो आज सरकार को क्या कौन सी परेशानी है, कौन सी मजबूरी इनको रोक रही है इस मामले को हल करने के लिए? मसला ये है कि अगर सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया, उस कमेटी और उस पैनल का जो हेड था, ठीक है, मैं समझ गया आपके सवाल को। आपने पूछा कि क्या परेशानी है कि इसका हल नहीं हो पा रहा है, हल करने में दिक्कतें क्या आ रही है। मैं इस सवाल को रखूंगा। देखिए, दूसरे देशों में हमारे साथ कोई बोलने दीजिए। सनी खान चीफ साहब, छोटा सा तासुर आपका भी, छोटी प्रतिक्रिया। आपने सुना अभी जावेद हसन बेग साहब को, क्या कहना है? देखिए, जावेद साहब ने जो बोला, हम उनका खैर मकदम करते हैं। अगर उनकी मंशा है इसी तरीके से हम लोगों का साथ देना है, सपोर्ट करना, तो हम चाहते हैं कि आपके सीएम साहब को भी मंशा होनी चाहिए। खाली वहां पे असेंबली के अंदर बोलने से नहीं, वो रिटर्न वर्क भी होना चाहिए। जो वादे हमसे किए गए, जो वादे उन गरीब लोगों से किए गए कि आपके साथ हम कभी भी गलत नहीं होने देंगे, वो वादे असेंबली के अंदर, बजट के अंदर पूरे होने चाहिए। वो नहीं कि हम आगे देखेंगे, हम करेंगे, हम बोलेंगे, बरबली नहीं, हमें रिटर्न में चाहिए कि हम पूरा कर सकते हैं, वो हमें दीजिए, क्योंकि उससे हमें भरोसा होगा, बोलने से नहीं होगा। बोलना काफी हो गया, अब हमें रिटर्न चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है, ओके, अब रिटर्न चाहिए, ये क्या है सनी खान चीफ का। आरिफ पठानिया हमारे साथ मौजूद है और तौसीफ शाह भी मौजूद है पीडीपी से। आरिफ पठानिया साहब,
क्या लग रहा है ये मुद्दा कहां तक जाएगा? अब तो ये बार बार कहने को तो ये लोग, ये जो स्टेक होल्डर सीधे तौर पे जुड़े हैं डेली वेजर्स के लीडर, वो कह रहे हैं कि हम जी 10-15 साल से ये हमारे मुतालबा है, लेकिन अब तो पूरा 10-15 साल का भार जो है वो तो 1 साल 1.25 साल की जो सरकार उस पर टिके जाकर के। बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर, कैसे हल निकलेगा? जी पहले तो इस मुद्दे के इंसेप्शन पे आ जाए कि अलग अलग, सबसे ज्यादा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अपने कार्यकाल में सस्ती राजनीति, सस्ती लोकप्रियता के लिए इन लोगों को डेली वेजर के नाम पे इनको भर्ती किया कि चुनाव में ये लोग जाएंगे, इनके वालिदैन, इनके भाई, इनके बहन उनसे वोट लेंगे, इनको चुनाव का फोटो इस्तेमाल, उन्होंने इन लोगों को लगाया। मेजोरिटी, हाँ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस ने भी लगाया होगा, पर ज्यादा इसमें मेजोरिटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। अब दूसरा बात है कि पिछले तकरीबन 30 वर्ष से, मैं 10-20 साल की बात नहीं कर रहा, 1964 के बाद कोई भी सरकार एक रेगुलराइजेशन प्लान करके लाई नहीं अभी तक। अब इनका नंबर बड़ा ज्यादा हो गया है और आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अपने आप में जो स्टैंड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुंह छुपाती फिर रही है। मुझे अदब है, मुझे एहतराम है, मेरे दोस्त जावेद बेग साहब ने अपना पूरा सपोर्ट समर्थन इनके साथ जाहिर किया, लेकिन वो आपका भी समर्थन मांग रहे हैं। जी मैं बता रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ सफेद झूठ इनके साथ बोल रही है। हमारी सरकार नहीं थी, हमारी पीडीपी के साथ एक गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वी एंश्योर्ड कि SRO 520, SRO 521 आए। वी एंश्योर्ड इनकी कम से कम गिनती, हमने इनको ऑनलाइन किया, खाते में लगाया और सबको इनको ऑन किया। इससे पहले तो ऑन ही नहीं था, इनका रिकॉर्ड कुछ डिटेल में था, इनके सब खाते रिकंस्ट्रक्ट करके इनके रिकॉर्ड को बिल्कुल वेरीफाई किया। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम सबको पक्का करेंगे, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में कमान है। बड़ा झूठ उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले सेशन में कहा, कमेटी बैठेगी, पक्का करेंगे, कमेटी बैठी, अब कह रहे हैं फेस्ड मैनर में करेंगे। मैं फिर बता दूं, कुछ भी नहीं करेगी डेली वेजेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, क्योंकि झूठ पे झूठ बोलना नहीं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि उमर सरकार कुछ नहीं करेगी, आप ये कहिए ना। मैं एग्जैक्टली कह रहा हूं, उमर सरकार की ही बात कर रहा हूं, उमर एनसी कांग्रेस की सरकार है, पर दोनों की बात कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करेंगे। तब तो फिर इसीलिए लोग कहते हैं कि बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया, जब इस साल भर पहले से लगभग कितने सालों तक वहां पर एलजी का शासन रहा, एडमिनिस्ट्रेशन रहा, तो तब भी उनको उम्मीद थी, तब भी ये प्रोटेस्ट करते थे। देखो, इट इज ए वैलिड, इनका वैलिड आर्गुमेंट है, लेकिन मेरी बात सुन लें। 14 से लेके 18 तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी और हमने इनको, मैंने कह रहा हूं कि ऑनलाइन किया और उसके बाद SRO 520 और 521 लाए। अब उसके बाद जो गवर्नर रूल था, हमने उस वक्त भी पूरा एक्सरसाइज किया, इन लोगों के साथ बात की, हमने फॉर्मूला बना के सरकार को दिया, लेकिन उस वक्त एक लीगल ओपिनियन ये आया कि ये पॉपुलर सरकारों के लेने वाले फैसले हैं, ये इंटरवीनिंग पीरियड वाली सरकार है, जो एलजी की सरकार है वो ना ले, कल को पॉपुलर सरकार आएगी तो लेगी। अब पॉपुलर सरकार के लिए छोड़ा है, देखिए हमारा अपना ह्यूमन रिसोर्स है, और इस ह्यूमन रिसोर्स के लिए ये, मैंने दूसरा एक पहलू आप सबके मद्देनजर आया, मैं आपसे आधा मिनट चाहूंगा। सरकार ने से पूछा गया जब सवाल में कि आपने नौकरियां कितनी दी हैं, 7,000 के पास नौकरी ली और 42 करोड़ रुपया इन्होंने एप्लीकेशन फीस कैंडिडेट से दी है ओवरऑल। कल को सब इंस्पेक्टर की दी, ठीक है, ओके प्रधान साहब, विषयांतर हो रहा है, थोड़ा विषयांतर हो रहा है, हमें थोड़ा वक्त कम है और पैनलिस्ट ज्यादा है हमारे साथ जी। 24,000 नौकरियां इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दी हैं, लेकिन दिस इज फ्रॉड। ठीक है, ओके, कमिंग टू यू लेटर। तौसीफ शाह साहब, सीनियर लीडर पीडीपी। तौसीफ साहब, शुक्रिया आपका, बहुत सब्र के साथ आप बैठे रहे, सुनते रहे हमारे बाकी पैनलिस्ट को। तौसीफ साहब, क्या होने जा रहा है? ये कब से ये इनकी मांग है? लगभग तमाम पार्टियां, जो लोग कहते हैं कि भाई जब पीडीपी भी सरकार में थी तब से भी इनकी डिमांड है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जब था तब भी डिमांड थी, अब उमर अब्दुल्ला सरकार है तब भी ये डिमांड है, ये डिमांड हल कब होगा? देखिए विशाल साहब, मैं 2-3 चीजें आपके सामने ना बड़ा क्लियरली रखना चाहता हूँ जो स्टैटिस्टिक्स हैं। जैसे हम कहेंगे कि जब 2015 में हमारी सरकार आई थी बीजेपी के साथ, तो उसमें हमने एक रेगुलराइजेशन एक्ट अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था, जो हमने बिल्कुल करके दिखाया, जिसमें हमने, जैसे अभी पठानिया साहब भी 522 SRO की बात कर रहे थे, जिसमें इन्होंने भी उस पर इनकार किया कि वो SRO हुआ। मगर इनको ये भी जानना चाहिए कि उसमें अप्रॉक्सीमेटली 60,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया कि अप्रॉक्सीमेटली अभी 60,000 लोग डेली वेज हैं। तो जो उसके बाद जिसमें हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसमें बहुत पीडीपी की बहुत जोर जबरदस्ती के बाद एक प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें 577 यानी 577 लोग नौकरी में रेगुलराइज हुए, जिसके बाद गवर्नमेंट गिर गई और बीजेपी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि हमारी इतनी ही डिमांड है, हम इन लोगों के साथ हैं, हम जो भी हमारी
देखिए ये मानना पड़ेगा हमको कि जो लोग ये हमारा सिस्टम बनाने में जो काम करते हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट का जो सिस्टम बना है वो सारा सिस्टम बना रहे हैं, वो उनको आप हमेशा के लिए इसी सिस्टम के अंदर टेम्पररी नहीं रख सकते जो बनाने वाले हैं सिस्टम के। तो दूसरा आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये भी आपको बात करनी पड़ेगी, अगर आपके पास स्पेसिफिक अभी टाइम फ्रेम कोई नहीं है इनको रेगुलराइज करने का, तो कम से कम जो मिनिमम वेजेस हैं, अगर आज आप बाहर से मजदूर ले आते हैं वो भी 600-700 रुपए सब दिन का ले लेता है, तो मिनिमम वो वेजेस आप इन पर इंप्लीमेंट कीजिए, वो लॉ को इंप्लीमेंट कीजिए जिसमें इनके घर में मिनिमम 18 से 20,000 रुपए महीने के जाएंगे, प्लस जो इनका सोशल सिक्योरिटी है या गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, हाँ, वो हमेशा तक वो इनके लिए पहुंच जाने चाहिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग डेलीवेज ही लगे, डेलीवेजर ही रिटायर हो रहे हैं, तो बिल्कुल उनका इस पॉलिसी में कोई बात नहीं है कि क्या अगर रेगुलराइजेशन होगी तो क्या वो भी आएंगे पेंशन स्कीम में, क्या उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है तौसीफ साहब, आज असल में हमारे पास पैनलिस्ट ज्यादा है, मैं माजरत के साथ मैं चाहूंगा कि फिर से एक बार जवाब जावेद साहब से ले लिया जाए। जावेद साहब, आपने इनके दर्द को महसूस तो किया, लेकिन जावेद साहब इलाज और दवा भी आप ही के हाथ में, कब दे रहे हैं दवा? देखें, मैं आपके कहने पे इस प्रोग्राम में आया था और चूंकि इसमें हमारे डेली वेजर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ हैं, इसलिए मैं इसको पॉलिटिक्स में ड्रैग नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस इशू। ये एक इंसानी मसला है। पठानिया साहब ने बड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे ये कह के कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में भर्ती किए हुए लोग हैं कांग्रेस के। जब ये एलजी साहब के दौर में इनको परमानेंट करने लगे थे, उस वक्त भी बीजेपी ने यही फीडबैक दिया एलजी साहब को कि ये सारे के सारे बीजेपी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं या दूसरी जमातों के लोग हैं और ये नहीं होने दिया। अदरवाइज जस्टिस के लिए इंतजार नहीं किया जाता कि गवर्नमेंट आएगी फिर जस्टिस डिलीवर करेंगे। एलजी साहब अगर मिलिटेंसी रिलेटेड इश्यूज में इंटरवीन करके उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे, उनकी एक कलम से ये सारा हो जाता, लेकिन इन लोगों ने नहीं होने दिया। मैं पॉलिटिक्स नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू, मतलब इनकी हल क्या जावेद साहब, हल क्या है? मैं तो आपसे चाह रहा हूं कि आप जैसे मैंने बताया ना कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है और आप चूंकि वैसे थे सीनियर लीडर, आपसे भी राय मशवरा होता होगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत ही सीरियस एक्सरसाइज हो रही है, ये कोई जोक नहीं है। ये जो हमारे मोहतरम दोस्त पीडीपी के हैं तौसीफ साहब, हाँ। आप कह रहे थे कि हमने 3-4 साल में पीडीपी में था, आप पता नहीं उस वक्त, मुझे याद नहीं है आप मेरे साथ थे या नहीं थे, लेकिन 4 साल की कोशिश के बाद 520 आदमी लगाए और फिर आप ये समझते हैं कि 6 साल में आप 61,000 को लगा देते। ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं। देखिए अभी तक सिर्फ आपने एक बात कही कि बहुत सीरियस एक्सरसाइज चल रही है, कुछ और बताइए प्लीज। मैं चाह रहा हूं कुछ इस डिबेट से निकले आज। हाँ, इसमें से निकलना है और आगे ये है कि जो रिपोर्ट आई है, जो इस गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट है, उस पे बात ये हो रही है कि ये तो कल ऐलान हो सकता है, चीफ मिनिस्टर चाहे तो कल ऐलान कर दे, लेकिन देखना ये है कि इसके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो कहाँ से पूरी होगी। तो वो एक एक्सरसाइज हो रही है। और लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने तो कहा बजट के दौरान, खुद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें मरकज से अच्छी खासी मदद मिल रही है, माली मदद मिल रही है। उमर अब्दुल्ला का कहना है ये। नहीं, बजट आप छोड़े। बजट में जो बजट के जो प्रोविजंस हैं वो पठानिया साहब ये आपको बताएंगे, वो इस तरह नहीं होता है। बजट इस तरह नहीं होता है वहां से कि आप यहाँ लाएंगे और उसके बाद ये इस तरह के फैसले कर देंगे। ये इंतहाई एक टेक्निकल चीज है, उसमें अलग बात की जा सकती है। मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे यकीन है कि जो उमर साहब ने इन लोगों से बात की है, ऑन द फ्लोर आपकी हाउस परसों कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर एक एक्सरसाइज स्टार्ट शुरू हो जाएगी जिसमें एक फेज मैनर में इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। मेरे पास अगर पूरी तफसील होती कि क्या फेज मैनर क्या होगा, उसमें उनसे किस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने क्या प्रपोजल दिया है, उसके बाद सब कमेटी या कैबिनेट ने उसमें क्या फैसला लिया है, उसमें फाइनेंसेस क्या होंगे, मैं ऑनेस्टली आप लोगों के सामने रख देता। मैं सिर्फ इनको ये कहता हूँ कि ये सिर्फ मैं इनके साथ सिर्फ हमदर्दी नहीं है, इनके हवाले से जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को उसका एहसास होना चाहिए और हम सबको मिलजुल के इसको इनकी कश्ती को पार लगाना चाहिए। और जो मेरे साथी हैं इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, गुस्सा इनका जायज़ है, सब कुछ अपना जायज़ है, लेकिन जो लैंग्वेज ये इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से ये उससे आप दुश्मन तो बना सकते हैं, लेकिन
दोस्त नहीं बना सकते। इस तरह जब आप इंस्टीट्यूशंस को के सामने अपना केस लीड करते हैं तो बड़ा इखलाकी मेयार रखना चाहिए, थ्रेटन नहीं करना चाहिए। थ्रेटन से ये मसला हल नहीं होता है। हाँ। ये प्यार मोहब्बत से होगा और होना भी चाहिए और ये आपका हक भी बनता है। चलिए, मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया। अगर किसी को लग रहा है कि मैं वक्त ज्यादा नहीं दे पाया तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि वक्त कम है और आज पहले ज्यादा थे। मैं चाहता था कि कुछ शोर शराबा के बगैर कोई बात कंस्ट्रक्टिव निकल जाए, कुछ समझ में आ जाए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर भी बात करने के लिए। उम्मीद करनी चाहिए कि तमाम जो बातें यहां पर सामने आई हैं, और जैसा कि जावेद हसन बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए, उन्होंने कहा है कि बहुत सीरियस एक्सरसाइज चल रही है, इससे ज्यादा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूं कि जल्द ये मसले का हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए के साथ, हमें दे इजाजत।